नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। साल 2008 के बाटला हाउस एनकाउंटर पर बीजेपी ने आज सोनिया गांधी, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल पर हमला किया। बीजेपी की ओर से केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस आतंकियों का समर्थन करती है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि शहीद इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की हत्या के दोषी आतंकी आरिज खान को कोर्ट ने दोषी करार दिया है, तो अब सोनिया गांधी आंसू बहा रही हैं या नहीं? आपको याद दिला दें, 13 साल पहले हुए बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में कल दिल्ली की साकेत कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया था। कोर्ट ने एनकाउंटर में मुख्य आरोपी और इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी आरिज खान को दोषी करार दे दिया था। उसे शहीद इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की हत्या का दोषी माना गया। अब उसकी सजा पर 15 मार्च को फैसला सुनाया जाएगा, जबकि उस वक्त तमाम विपक्षी दलों ने एनकाउंटर पर सवाल उठाए थे। एक्सप्रेस न्यूज सर्विस की रिपोर्ट है, मैं इसको खाली 2 लाइन पढ़ूंगा और आप सुने। ऑन फ्राइडे, समाजवादी लीडर अमर सिंह एंड तृणमूल कांग्रेस चीफ ममता बनर्जी shared a platform in Jamia Nagar demanding a judicial probe into Batla House encounter. That was a fake encounter, and if I am proved wrong, I will stop practicing politics. I demand a judicial inquiry, Mamta asserted amid cheers from the audience. Mamta Banerjee ji 2013 में शाहजादे को जो एक्यूज थे उनको आजीवन कारावास हुआ और जो मुख्य अभियुक्त थे उनको आज आरिफ खान जुनैद को सजा हो गई। 15 को वो कितनी सजा हो गई बताएंगे। ममता जी, आपका क्या कहना है? क्योंकि आपने पब्लिक स्टेटमेंट में दिखा रहा हूं कि मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगी। उनका अक्टूबर 18, 2008 का स्टेटमेंट एक्सप्रेस न्यूज सर्विस का रिकॉर्ड पर आप देख लें। सलमान खुर्शीद जी, आपको क्या कहना है? अभी आपके आंसू निकल रहे हैं या सोनिया जी के निकल रहे हैं कि नहीं? आरिफ खान की सजा हो गई तो? और दिग्विजय सिंह जी, आपको क्या कहना है? यह बहुत ही गंभीर सवाल है। बाटला हाउस कांड को समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस पार्टी, लेफ्ट पार्टीज, ममता जी, इन सबों ने नेशनल इश्यू बनाया था। यूपी के चुनाव में इश्यू बनाया था। और बाकी ममता जी ने क्या कहा मैंने आपको पढ़ दिया है। देश की न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा एक बहुत बड़े आतंकवादी को यह बड़ी सजा मिली है। 100 से अधिक गवाही के आधार पर, साइंटिफिक एविडेंस के आधार पर, मेडिकल एविडेंस के आधार पर। तो क्या यह पार्टियां माफी मांगेगी? हम डिमांड कर रहे हैं। ममता जी, आज आप एक मुख्यमंत्री हैं। 1-1.5 महीने में क्या होगा देश जानता है आपका। क्या आप माफी मांगेंगी? सोनिया गांधी जी, विल यू अपोलोजाइज? आपके पार्टी के नेताओं ने क्या क्या कैंपेन नहीं किया था कि आपके आंसू निकल गए थे? क्या आप माफी मांगेंगी? और बाकी चाहे वो सपा हो या बसपा हो, हम उनके बारे में भी कहना चाहेंगे। हां, केजरीवाल जी से ही पूछेंगे कि आपने भी कहा था, क्या देश के ऊपर आतंकवादी मामले में हम एक स्वर में नहीं बोल सकते क्या? तो बाटला हाउस एनकाउंटर को लेकर आपने सुना रविशंकर प्रसाद ने किस तरह से तमाम विपक्षी दलों पर निशाना साधा है। अब आपको हम सुनाते हैं बाटला हाउस एनकाउंटर के वक्त कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद, दिग्विजय सिंह और अरविंद केजरीवाल ने दरअसल कहा क्या था। सोनिया गांधी जी को उस हादसे की हमने तस्वीरें दिखाई तो उनके आंसू फूट पड़े और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि ये तस्वीर मुझे मत दिखाओ, फौरन जाओ वजीर आजम से बात करो। बाटला हाउस एनकाउंटर पर मैं आज भी कायम हूं कि वो फेक एनकाउंटर था। उसकी जुडिशियल इंक्वायरी होना चाहिए, तो अब हो जाती है तो सारी बातें अपने आप खुल जाएंगी। लोगों के मन में शक है कि क्या उन युवाओं को मारने की जरूरत थी या उन्हें जिंदा पकड़ा जा सकता था। अगर वो दोनों शख्स आतंकवादी थे तब तो उनको जिंदा पकड़ना और भी जरूरी था ताकि उनके मालिकों का पता लगाया जा सके। और अगर वो निर्दोष थे तो क्या दोषी पुलिस वालों को सजा नहीं मिलनी चाहिए? Our political inquiry
माइनॉरिटी को खिलाफ में कार्रवाई करो। ऑल माइनॉरिटीज आर नॉट क्रिमिनल। तो बाटला हाउस एनकाउंटर के बाद के ये बयान आपने सुने कि इस पूरे मामले को लेकर तृणमूल कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल की पार्टी का स्टैंड क्या था। और अब आपने सुना कि रविशंकर प्रसाद अब क्या मांग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि माफी मांगनी चाहिए इन तमाम विपक्षी दलों को जो इस मुठभेड़ को तब फर्जी बता रहे थे। रविंद्र इस वक्त हमारे साथ हैं। रविंद्र, अब वो तो कह रहे हैं माफी मांगिए, अब ये क्या तमाम विपक्षी दल क्या माफी मांगने के लिए तैयार हैं या चुप्पी साधी हुई है पूरी तरह से? देखिए, माफी तो शायद कोई नहीं मांगे क्योंकि इससे उनका वोट बैंक की जो पॉलिटिक्स है वो खराब होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है मीमांसा जी कि जिन्होंने भी इसको फेक एनकाउंटर कहा उस समय वो सत्ता में थे, चाहे दिल्ली में हो या फिर केंद्र की सत्ता में हो या कुछ अन्य राज्यों में हो। ऐसे में अपनी ही सरकार के मुखालफत कर रहे थे उनके नेता और सर्वोच्च नेता कर रहे थे, तो ये बड़ी बात है। और जब कोर्ट ने एक तरह से पूरा फैसला दे दिया है, भले ही इसके बारे में कहा जा रहा है कि इसके खिलाफ ऊपर कोर्ट में जाएंगे, वैसी जैसा बोल रहे हैं दूसरे लोग बोल रहे हैं, लेकिन कोर्ट ने भी फैसला दिया कि एक्यूज थे, ये आरोपी थे, ये जिन्होंने इस तरह के दुर्दांत काम किए थे और पुलिस के जवान हमारा शहीद हुए थे अधिकारी। लेकिन बावजूद उसके अभी भी उन नेताओं का यही मानना है कि वो फेक एनकाउंटर है। आप किसी से ऑन रिकॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड बात करिए, जो विपक्ष के हैं वो कतई नहीं मानेंगे कि हाँ ये लोग अपराधी थे, वो कतई नहीं मानेंगे कि बाटला एनकाउंटर फेक नहीं था, क्योंकि इससे उनको अल्पसंख्यक वोट गंवाने की एक अंदेशा रहता। और एक विडंबना ही, जैसा बीजेपी के नेताओं का भी कहना है कि एक खास समुदाय के वोट के लिए अपने देश की सुरक्षा को भी दांव पर लगा देते हैं ऐसे लोग, जबकि ऐसे हालात अब 2014 के बाद नहीं है। पूरी होता है, बालाकोट होता है, इन्होंने इसका भी उदाहरण दिया। और वही बात की माफी मांगे और साफ तौर पर यह कहा कि जांच भी होनी चाहिए कि दिल्ली पुलिस का मनोबल आतंकवाद को लेकर कितना गिरा था, इसकी भी जांच होनी चाहिए। यानी बीजेपी अपनी ही सरकार से मांग कर रही है कि दिल्ली पुलिस के मनोबल की जांच होनी चाहिए। और वाकई ऐसे हालात देखने को मिले भी थे कि उसके बाद दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों की शायद बैठक भी हुई थी, उनके हाथ पांव फूल गए थे कि जब राजनीतिक आका ही राजनीतिक जो सत्ता की शीर्ष पर बैठे हुए लोग हैं वही अगर संदेह पैदा कर रहे हैं, संदेह व्यक्त कर रहे हैं, उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तो हम कैसे काम कर सकते हैं। उसके बाद आप देखिए कि दिल्ली पुलिस की कार्यशैली में भी और उसकी क्षमता में भी काफी गिरावट आई थी। 2014 के बाद उनको जब स्वतंत्र रूप से काम करने की हिदायत दी गई, निर्देश दिया गया, तब जाके उन्होंने उस तरह से खुलकर काम किया जैसे कि पहले करते थे। तो कहीं ना कहीं जांच भी होनी चाहिए और ऐसे दलों को माफी मांगनी चाहिए, ऐसा बीजेपी के नेताओं का भी और रविशंकर प्रसाद ने भी कहा। जी रविंद्र, आप तो देखिए गवाहों के जो बयान है उसके आधार पर दोषी करार दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक जो एविडेंस है उसको स्टडी किया गया है, तथ्यों के आधार पर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। और आतंकियों का समर्थन करना, पुलिस का मनोबल गिराना और ये सब वोट बैंक की खातिर, इसे कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है? देखिए, एक विडंबना ही है। और ये सवाल ही पूछा गया था रविशंकर प्रसाद जो कानून मंत्री भी हैं कि अगर कोई आम आदमी आतंकवादियों की वकालत करता है, आतंकवादियों को साथ देता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, विभिन्न आपराधिक धाराओं में होती है, चाहे उसके खिलाफ देशद्रोह का आरोप भी लगता है, उसके केसेस भी होते हैं। लेकिन यही पॉलिटिकल सिस्टम, यही पॉलिटिकल पार्टी, यही पॉलिटिकल लीडर और भी टॉप के लीडर जब आतंकवादियों का साथ देते हैं, अपनी ही पुलिस बल का मनोबल गिराते हैं, तो सिर्फ माफी मांगने से हो जाएगा क्या? और क्या इस देश की जनता उस माफी को स्वीकार करना चाहिए? कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को सबक जरूर होना चाहिए कि उनके खिलाफ भी उसी तरह के कानूनी कार्रवाई हो जैसा कि आम लोगों के लिए होता है। केवल ऐसा नहीं कि सत्ता के शीर्ष पर या किसी पॉलिटिकल पार्टी के शीर्ष पर अगर बैठ गए हैं और अनर्गल बयान देते रहे, तो कहीं ना कहीं देश की जनता भी इसको देख रही है। यही बात रविशंकर प्रसाद ने भी कहा कि 2014 के बाद जिस तरह से ये सभी दल हाशिए पर चले गए हैं, जनता ने जवाब दिया। लेकिन सरकार को ऐसे कानून जरूर बनाने चाहिए कि जनता नहीं जवाब दे, कानून जवाब दे। और अभी किस तरह से एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जाती है विपक्षी दलों की ओर से, और ये बार बार देखने को मिला है। और इस मामले की भी अगर हम बात करें, पहले ये भी जानकारी दी गई नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में कैसे पहुंचा, फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और ये कहीं ना कहीं मामले को लंबा खींचने की कोशिश और एक भ्रम पैदा करने की कोशिश वोटर बैंक के मन में। जब आतंकवादियों को बचाने के लिए देर रात में आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए जाते हैं और सुनवाई होती है, तो वाकई एक जो कहा जाता है बीजेपी के नेताओं का कहना कि और खुद बीजेपी और सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए बड़े बड़े मंत्रियों का भी कहना और सार्वजनिक तौर पर कहा गया कि एक ऐसा गैंग है जो अपने ही देश की मुखालफत करता है, आतंकवादियों का साथ देता है, देश के टुकड़े टुकड़े करने वालों के साथ खड़ा हो जाता है, उनके साथ बैठ जाता है और उनके साथ नारे लगाता है। तो जाहिर तौर पर वो नैरेटिव वैसे लोग सेट कर रहे हैं और बदकिस्मती से कई ऐसे लोग मुख्यमंत्री भी बने हुए हैं या मुख्यमंत्री भी बन जाते हैं या मुख्यमंत्री की अपनी सत्ता बचाने की कोशिश भी कर रहे हैं,
जैसा कि आपने बयान भी दिखाया है कुछ लोगों का। तो कहीं ना कहीं नैरेटिव वही है, वोट बैंक है, एक खास समुदाय का वोट किसी तरह से उससे दूर नहीं हो, इसके लिए एन केन प्रकरण सारी कवायद चल रही है। और जाहिर तौर पर जिस तरह की बीजेपी हमेशा कहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, ये देश की सुरक्षा को भी ताक पर रखने में एक क्षण नहीं लगाते। जैसा कि चीन को लेकर हुआ, अपनी ही सेना पर सवाल उठाए गए, उरी को लेकर अपनी ही सेना पर सवाल उठाए गए, बालाकोट को सवाल उठाए गए और चीन की वकालत की गई, चीन के एम्बेसडर से बात की जा रही है, पाकिस्तान की बात कही जा रही है, 370 हटने पर चीन की सहायता लेने की बात कही जा रही है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष एक खास समुदाय के वोट के लिए नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि 2014 के बाद उसमें काफी डेंट लगा है। और अब देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में रविंद्र वार पलटवार का दौर जारी है बीजेपी और टीएमसी के बीच, और उस स्टेटमेंट का हवाला दिया जा रहा है तब जो ममता बनर्जी ने कहा था कि वो राजनीति से संन्यास ले लेंगी। अब इस मुद्दे को और ज्यादा उठाकर और भुनाने की कोशिश जरूर करेगी बीजेपी। बिल्कुल, आप सत्ता में इस तरह के अगर मुद्दे मिल जाते हैं किसी भी पार्टी को, किसी भी दल को, तो उसे अपने फायदे के इस्तेमाल करने की कोशिश भरसक करती। और ऐसे में पश्चिम बंगाल में जहां पर ममता बनर्जी का भी बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ, बीजेपी की कई बड़े नेताओं का सब कुछ दांव पर लगा हुआ है, तो उसमें एक ऐसा मुद्दा मिला है जो राष्ट्रीय सुरक्षा से, आतंकवाद से और पुलिस के मनोबल से जुड़ा हुआ है। और उसमें जो मुख्यमंत्री, मौजूदा मुख्यमंत्री, उसका बयान है 2013 कि वो राजनीति से संन्यास ले लेगी। यहाँ तो वो अपनी सत्ता बचाने की कोशिश कर रही है, संन्यास की बात नहीं कर रही है। तो बीजेपी इसको सवाल उठाएगी और बीजेपी के तमाम बड़े नेता, सर्वोच्च नेता तक इस मुद्दे को उठाएंगे कि ममता दीदी अब आपका क्या कहना है, जब कोर्ट ने उनको दोषी करार दे दिया है। जी, और बाकी दल तो अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं रविंद्र। बस ओवैसी ने कहा है कि देखिए ये तो अदालत का फैसला है, तो मानना तो पड़ेगा ही। देखिए, ओवैसी जाहिर तौर पर ओवैसी एक खास समुदाय की पॉलिटिक्स करते हैं। आपने देखा कि गोधरा में भी गए थे जब गुजरात में लोकल बॉडी चुनाव हो रहे थे, तो उन्होंने वहां पर साफ तौर पर कई तरह के आरोप भी लगाए थे और इसको बताया भी था कि एक खास समुदाय, यानी हिंदुओं के लिए अलग पार्क होता है, मुसलमानों के लिए अलग पार्क होता है, यानी हर चीज वो अल्पसंख्यक मुस्लिम वहां पर बात कर रहे थे और अक्सर बात करते रहते हैं वो। लेकिन अगर इस तरह के बोले हैं कि कोर्ट ने फैसला ले लिया तो क्या उसकी मुखालफत वो लोग कर सकते हैं ओवैसी। लेकिन बाकी दल, चूंकि अपने ही बयान, उनके सभी बयान सबके सामने है और पिछले एक दशक से सबके सामने, तो उसको ठुकरा कैसे कर सकते हैं, मुकर कैसे सकते हैं। तो जाहिर तौर पर देखिए रविंद्र, ये बाटला हाउस एनकाउंटर, इसको लेकर ये बहुत ज्यादा चर्चा हुई थी, बहुत ज्यादा ये सुर्खियों में रहा था। और अब हम अपने दर्शकों को 2008 सितंबर की उसी दिन की रिपोर्ट दिखाते हैं जब बाटला हाउस एनकाउंटर चल रहा था। तब जी मीडिया संवाददाता रवि त्रिपाठी वहीं पर मौजूद थे। जा रहा है कि एक व्यक्ति की मौत हुई है और अभी भी पुलिस की टीम जो है, स्पेशल सेल की टीम, इस जगह को मैं दिखाना चाहूंगा, कैमरामैन से को दिखाएं, इस जगह पे आगे गई है। हालांकि यहाँ से आगे कैमरा टीम को और पुलिस जो मीडिया के लोग उनको जाने नहीं दिया जा रहा, लेकिन पुलिस की टीम अंदर गई है और वहाँ पूछताछ कर रही है, बातचीत की जा रही है, आखिर क्या निकलता है। आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में पुलिस के लोग हैं यहाँ, हजारों की संख्या में लगातार पूरे इलाके को एक तरह से कहा जाए घेर लिया गया है। पुलिस ने इस पर पूरी तरह से घेर लिया है और क्या जानकारी पुलिस को मिलती है, पुलिस पे लगातार लगी है स्पेशल सेल की टीम। आप देख सकते हैं कि किसी को पकड़ा गया, लगता है यहाँ से पकड़ के किसी को ले जाने की कोशिश की जा रही है। कुछ सामान यहाँ से, एक डेड बॉडी यहाँ से ले जाया जा रहा है, देख सकते हैं आप, डेड बॉडी यहाँ से ले जाने के लिए पुलिस लगी हुई है। तमाम चीज जो है यहाँ, पुलिस स्पेशल सेल की टीम भी है, तमाम लोग हैं, सब लोग लगे हुए हैं। अभी भी पूछताछ अंदर चल रही है, अंदर किसी को पकड़ा गया है, क्या किया जा रहा है उसी पर लगी, सबकी निगाह टिकी हुई है। एक और बॉडी को यहाँ से निकाला गया है, दूसरी बॉडी यहाँ से भी निकाली जा रही है, देखा जा गया दूसरी पुलिस वैन में, यानी कि एक नहीं दो मौत हुई है। आपको बता दूं ये जानकारी है और अभी भी पुलिस की टीम अंदर लगी है, ऑपरेशन चल रहा है। लोग जो है सहम गए हैं, लोगों को घेर दिया गया, लोगों को घरों तक सिमटका के रखा गया और बॉडी को लेकर पुलिस की टीम यहाँ से निकल गई है, पूरी तरह से पूरे इलाके को घेर लेकर कहा जाए छावनी में तब्दील करके यहाँ से बॉडी को निकाला गया है। और हालात ये है कि अभी भी पूछताछ चल रही है, अभी भी कोशिश की जा रही है कुछ न कुछ जानकारी और मिले, लेकिन तो आपने देखा ये 2008 की उस वक्त की रिपोर्ट और रवि त्रिपाठी हमारे सहयोगी को आपने देखा जो उस वक्त घटनास्थल पर मौजूद थे। 13 साल गुजर चुके हैं और अब जाकर अदालत का फैसला, और देखिए किस तरह से फेक नैरेटिव के सहारे ये सियासत को किस तरह से आगे बढ़ाते हैं विपक्षी दल। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, लौटते हैं जल्द। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.